हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन यानी अंतर परिवर्तन के बारे में। और यहाँ पर हम दो इंटर कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहला हमारा इंटर कन्वर्जन जो हम लेने जा रहे हैं वो है जो फॉर्मिक एसिड है, जिसको हम IUPAC में कहते क्या हैं, फॉर्मिक एसिड को हम कहते हैं मेथेनोइक एसिड। और जो ये फॉर्मिक एसिड यानी जो मेथेनोइक एसिड है, इसको आप कन्वर्ट करोगे यहाँ पर एसिटिक एसिड में। और जो ये एसिटिक एसिड है इसको हम IUPAC में कहते क्या है, ये कहलाता है इथेनोइक एसिड। यानी कहने का अर्थ ये है द कन्वर्जन ऑफ मीथेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड। ये हमारा सबसे पहला इंटर कन्वर्जन है जिसके बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ये इंटर कन्वर्जन किस प्रकार से आप करेंगे। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर मैंने यहाँ ले लिया HCOOH। और आप जानते हैं जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। और जो ये फॉर्मिक एसिड है इसी को हम IUPAC में कहते क्या है, ये कहलाता है मीथेनोइक एसिड। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें जो ये फॉर्मिक एसिड है, इस फॉर्मिक एसिड का आप यहाँ पर कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन। और आप जानते हैं कि जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली क्या करेगा, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है। तो आपको यहाँ पर 1 कार्बन वाला एसिड आप जो है उससे आपको 1 कार्बन वाला अल्कोहल आपको मिलेगा। और ये जो आपको यहाँ मिला है इसको हम कहते क्या हैं, ये होता है मेथेनॉल। अब यहाँ पर जो ये मेथेनॉल आपको मिला है जो एक अल्कोहल है, इस मेथेनॉल की रिएक्शन अब आप यहाँ पर कराएंगे PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो होगा क्या कि जो मेथेनॉल है वो PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये यहाँ पर निर्माण करेगा CH3Cl का। और जो यहाँ पर आपको मिलेगा CH3Cl, इसको हम IUPAC में कहते क्या हैं, ये होता है क्लोरोमेथेन, जिसे हम कॉमन नेम देते हैं मेथिल क्लोराइड। अब यहाँ पर जो ये आपको प्राप्त हुआ है क्लोरोमेथेन, इस क्लोरोमेथेन की रिएक्शन आप यहाँ पर करेंगे। आप यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर आप KCN लेंगे, पोटेशियम साइनाइड, या आप यहाँ पर NaCN सोडियम साइनाइड भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो आप यहाँ पर KCN लेंगे ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये लोगे आप यहाँ पर इथेनोलिक लिखें या अल्कोहलिक लिखें, बात एक ही है। अब देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो आप देखेंगे इसका तो ये वाला Cl और इसका ये वाला K, ये यहाँ पर रिएक्शन करके ये यहाँ पर निकालेगा क्या, ये यहाँ पर निकालेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब आप देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये तो हो जाएगा CH3, यहाँ लगा होगा कार्बन और ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ लगा होगा नाइट्रोजन। और जो ये आपको यहाँ मिला है इसका नाम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है मेथिल साइनाइड। और जो ये मेथिल साइनाइड है इसी को हम IUPAC में कहते हैं एथेन नाइट्राइल। अब आप करेंगे क्या, अब आप यहाँ देखेंगे कि जो ये बना हुआ मेथिल साइनाइड है इसका यहाँ पर आप कराएंगे एसिडिक मीडियम में
इसका आप यहाँ करेंगे हाइड्रोलाइसिस, और यहाँ पर जो आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे वो होगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पूर्ण जल अपघटन। और आप जानते हैं कि जब CN ग्रुप का कंप्लीट यानी पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो जो ये CN ग्रुप होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, COOH ग्रुप में। और आपको यहाँ मिलेगा क्या, देखिए ये तो यहाँ पर रहेगा बिल्कुल सेम CA3, और होगा क्या कि जो ये CN ग्रुप है ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और यहाँ पे इस रिएक्शन में साथ में निकालेगा क्या, ये यहाँ पे निकालेगा क्या, अमोनिया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपको ये मिला है इसका कॉमन नेम होता क्या है, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, और इसी को हम IUPAC में कहते क्या है, इसका IUPAC नेम होता है एथेनोइक एसिड। इस प्रकार से आप जो फॉर्मिक एसिड है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एसिटिक एसिड में, यानी मेथेनोइक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड बाय दिस प्रोसेस, बाय दिस मेथड। अब यहाँ पर हम जो सेकेंड इंटर कन्वर्जन है B, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और जो ये सेकेंड इंटर कन्वर्जन है इसमें हम करेंगे क्या, आप सबसे पहले लेंगे एसिटिक एसिड को, और आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड को हम IUPAC में कहते क्या है, एथेनोइक एसिड कहते हैं। और जो ये एसिटिक एसिड है इसको आप इंटर कन्वर्ट करेंगे, अंतर परिवर्तित करेंगे आप किसमें, फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक अम्ल में। और ये भी आप जानते हैं कि जो फॉर्मिक अम्ल है उसको हम IUPAC में कहते क्या है, ये होता है मेथेनोइक एसिड। यानी अब जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ एथेनोइक एसिड इनटू मेथेनोइक एसिड, यानी एसिटिक अम्ल को हम क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक अम्ल में अंतर परिवर्तित करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे कि जो इंटर कन्वर्जन होगा, अंतर परिवर्तन होगा, वो किस प्रकार से होगा वो पहले आप देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया CH3, यहाँ लगा हुआ है COOH, और जो यहाँ पर आपने लिया है आपको इसका नाम ध्यान है, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड को ही हम IUPAC में कहते क्या है, ये कहलाता है एथेनोइक एसिड। अब जो यहाँ पर आपको एथेनोइक एसिड मिला है, इस एथेनोइक एसिड की सबसे पहले आप यहाँ रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ। और मान लिया यहाँ पर जो आप बेस ले रहे हैं वो देखिए, मान लिया आपने यहाँ पर NaOH आपने बेस ले लिया, तो आपको ध्यान है एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या देगा, ये सॉल्ट प्लस वाटर। तो रिएक्शन होगी कैसे, इसका तो ये वाला H, इसका ये वाला OH, ये यहाँ पर आपस में रिएक्शन करके ये रिमूव करेगा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को। अब देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर CH3, यहाँ आ जाएगा CO, और ये हो जाएगा O, और यहाँ O के पास जोड़ देंगे आप Na को। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या होता है, इसका यहाँ पर नाम होता है सोडियम एसीटेट, ये इसका नाम है। और जो ये सोडियम एसीटेट है ये होता है सॉल्ट यानी लवण। अब यहाँ पर जो ये बना हुआ सॉल्ट है, लवण है, अब आप इसका कराओगे डीकार्बोक्सिलेशन। एक बात आप जानते हैं कि जो ये डीकार्बोक्सिलेशन है वो हम यहाँ पर कराते हैं NaOH प्लस CaO के द्वारा। आप क्या करोगे, इसको आप यहाँ पर हीट करोगे तो होगा क्या, रिएक्शन में जो NaOH है वो उसके साथ करेगा रिएक्शन, और ये यहाँ पर रिएक्शन में भाग लेके ये यहाँ पे निकालेगा क्या,
ये यहाँ पर निकालेगा Na2CO3, यानी ये यहाँ से निकालेगा सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 को ये यहाँ से रिमूव करेगा। और जब यहाँ पर ये Na2CO3 को निकालेगा तो लास्ट में जो आपको मिलेगा एल्केन, वो आपको एक कार्बन वाली एल्केन आपको यहाँ पे मिलेगी। और जो ये एल्केन है, इस एल्केन का यहाँ पर नाम होता क्या है? ये होता है मैथेन। अब होगा क्या कि जो यहाँ पर ये बना हुआ मैथेन है, जो एक कार्बन वाली एल्केन है, इसका कराएंगे आप हैलोजिनेशन। तो देखिए आप यहाँ पर जो हैलोजिनेशन होगा उसके लिए हम करेंगे क्या कि आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराएंगे लाइट की प्रेजेंस में, वो भी क्लोरीन से, Cl2 से। तो होगा क्या, इसका तो एक H, इसका ये Cl, ये तो यहाँ पे रिएक्शन करके निकालेगा क्या HCl, और यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा CH3Cl, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो ये CH3Cl है, इसका नाम क्या होता है? ये होता है मैथिल क्लोराइड, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब इस रिएक्शन में जो आपको प्राप्त हुआ है मैथिल क्लोराइड, इस मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन आप यहाँ पे कराएंगे KOH के साथ। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो आप यहाँ पर KOH लेंगे वो कैसा लेंगे? आप यहाँ पर ये एक्वस यानी जलीय KOH को आप यहाँ पर काम में लेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला Cl और इसका ये वाला K, ये तो यहाँ पे रिएक्शन करके देखिए निकालेगा क्या? ये तो यहाँ पर निकालेगा KCl। और आप देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या? यहाँ पर आपको प्राप्त होगा CH3 और ये हो जाएगा आगे OH। और जो आपको यहाँ पर ये CH3OH मिला है, इसका नाम क्या होता है? ये होता है मैथेनॉल, या इसको हम कहते हैं मैथिल एल्कोहल। अब जो यहाँ पर आपको ये मैथिल एल्कोहल मिला है, इस मैथिल एल्कोहल का आप यहाँ पर कराएंगे ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जो आप एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लोगे, वो आप लेंगे यहाँ पर एसिडिक K2Cr2O7। तो यहाँ पर क्या लेंगे आप? यहाँ पर आप लेंगे काम में एसिडिक यानी अम्लीय K2Cr2O7 यानी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप काम में लेंगे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। और आप जानते हैं कि जो ये अम्लीय K2Cr2O7 है, यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में और फिर लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, वो भी सेम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग। आप देख रहे हैं इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 है। तो लास्ट में आपको यहाँ पर 1 कार्बन वाला ही आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो आपको प्राप्त हो रहा है, इसका नाम आपको ध्यान है, क्या नाम इसका? ये होता है फॉर्मिक एसिड, जिसको हम IUPAC में कहते क्या है? ये कहलाता है मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो एथेनोइक एसिड है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मैथेनोइक एसिड में, यानी एसिटिक एसिड को हम अंतर परिवर्तित कर लेते हैं फॉर्मिक अम्ल में, फॉर्मिक एसिड में। इस प्रकार हम फॉर्मिक एसिड को एसिटिक एसिड में और उसके बाद हम एसिटिक एसिड को फॉर्मिक एसिड में इंटर कन्वर्ट यानी अंतर परिवर्तित कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के अनुप्रयोग के बारे में, उनके उपयोग के बारे में। और यहाँ पर जो हमने सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, वो लिया है हमने फॉर्मिक एसिड।
और जो ये फॉर्मिक एसिड है, जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर्मिक अम्ल को IUPAC में मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसका जो सूत्र है यह है HCOOH। तो जो फॉर्मिक एसिड है उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उपयोग क्या है? तो सबसे पहला देखिए आप कि जो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल का जो उपयोग है वो हम करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में। ये इसका पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग जो फॉर्मिक एसिड है उसका उपयोग किया जाता है फलों को प्रिजर्व करने में, यानी उनको प्रिजर्वेशन के लिए यानी परिरक्षित करने के लिए हम फॉर्मिक अम्ल को हम काम में लेते हैं। तीसरा है कपड़ा रंगाई उद्योग में, कपड़ों को रंग प्रदान करने में एज ए डाइज भी हम इसको हम काम में लेते हैं फॉर्मिक एसिड को। तीसरा हो गया। चौथा क्या है, चमड़े की टैनिंग में यानी टैनिंग ऑफ लेदर्स में भी इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद जो पांचवा है वो क्या है, लेटेक्स को स्कंदित करने में यानी कोएगुलेशन ऑफ लेटेक्स में भी फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड को हम काम में लेते हैं। अगला उपयोग क्या है कि जो जीवाणुनाशक औषधियां हैं उनको बनाने में या हम कहें एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी के रूप में भी फॉर्मिक एसिड को काम में लेते हैं। अगला हम ले रहे हैं उपयोग क्या है कि जो ऑक्जेलिक एसिड है, जो हमारा एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको बनाने में भी फॉर्मिक एसिड को काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। और अगला उपयोग क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक के रूप में भी हम फॉर्मिक एसिड को काम में लेते हैं। तो ये तो आपके यहाँ पर हो गए फॉर्मिक एसिड के उपयोग या हम कहें एप्लीकेशंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पर हम जो सेकंड इम्पोर्टेंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है एसिटिक एसिड के उपयोग के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो ये एसिटिक एसिड है इसका जो IUPAC नेम है वो होता है एथेनोइक एसिड और इसकी जो फार्मूला है वो होता है CH3COOH। इसके जो एप्लीकेशंस हैं, उपयोग हैं, तो सबसे पहला जो यूज है वो क्या है, प्रयोगशाला अभिकर्मक व विलायक के रूप में एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट एंड सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो दूसरा उपयोग है वो क्या है, सिरके के रूप में इसको हम घरेलू उपयोग में काम में लेते हैं और अचार के निर्माण में भी यह काम में आता है। यानी इसका जो सेकंड यूज क्या है, एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, क्योंकि जो सिरका होता है इसका ये मुख्य अवयव होता है एसिटिक एसिड। थर्ड इसकी एप्लीकेशंस क्या है कि सेलुलोज एस्टर और एस्टरों के निर्माण में इसको हम काम में लेते हैं, इन प्रिपरेशन ऑफ सेलुलोज एस्टर एंड अदर एस्टर। और चौथा उपयोग क्या है कि जो विभिन्न कार्बनिक यौगिक हैं जैसे एसीटोन, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड, अम्ल एस्टर, उनके निर्माण में भी यह काम में लिया जाता है। यानी इन प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटामाइड एंड एसिड एस्टर। ये जो मैंने आपको बताए हैं ये हो गए आपके यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल के अनुप्रयोग के बारे में, उपयोग के बारे में यहाँ पर हमने बात की है। और हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न यौगिकों के IUPAC नाम बताइए। जो सबसे पहला यौगिक आपको दिया गया है एसिटाल्डिहाइड है, सेकंड आपको दिया गया है आइसोब्यूटाल्डिहाइड, थर्ड आपको दिया गया है मेथिल प्रोपिल कीटोन और फोर्थ आपको दिया गया है एथिल मेथिल कीटोन। इनके हमें IUPAC नाम लिखने हैं। तो शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहला जो यौगिक आपको दिया गया है, क्या दिया गया आपको, फर्स्ट आपको दिया गया है एसिटाल्डिहाइड। और जो एसिटाल्डिहाइड है इसका जो स्ट्रक्चर है देखिए, फॉर्मूला होता है CH3CO और ये हो गया H। तो जो कंपाउंड आप देख रहे हैं
ये कंपाउंड क्या है, एसिटाल्डिहाइड। इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसका जो यहाँ पर IUPAC नाम होगा ये हो जाएगा एथेनल। ये इसका हो जाएगा IUPAC नाम एसिटाल्डिहाइड का। तो जो पहला है ये हो गया अपना कंप्लीट। इसके बाद हम सेकंड ले रहे हैं। सेकंड क्या है, सेकंड आपको दिया गया है आइसोब्यूटाल्डिहाइड। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है आइसोब्यूटाल्डिहाइड। और जो ये आइसोब्यूटाल्डिहाइड है, सबसे पहले आप इसकी बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो देखिए आप यहाँ पर ये लिखा है मैंने यहाँ पर CH3, ये हो गया CH और मैंने यहाँ लगा दिया CA3। जो ये ग्रुप आप देख रहे हो ये क्या है, आइसो। इसमें 3 कार्बन है तो ये ग्रुप हो जाएगा आइसोप्रोपिल। लेकिन नाम यहाँ पे देखोगे आप ब्यूट, कितने कार्बन, 4। तो जो ये कार्बन है इस वाले कार्बन से आप यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी आइसोब्यूटाल्डिहाइड की स्ट्रक्चर। अब इसको आप नाम देंगे IUPAC में, तो लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग करेंगे आप यहाँ से, तो ये हो गया नंबर 1, ये 2, ये 3। 2 नंबर पे लगा हुआ क्या है, मैथिल, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 मैथिल। और लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। तो जो ये कंपाउंड है इसका जो IUPAC नाम होगा ये हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेनल। इसके बाद हम अगला ले रहे हैं थर्ड क्या दिया गया आपको, मैथिल प्रोपिल कीटोन। तो देखिए आप यहाँ पर जो थर्ड हम लेने जा रहे हैं वो है मैथिल प्रोपिल कीटोन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो ये मैथिल प्रोपिल कीटोन है इसकी बनाओगे आप स्ट्रक्चर। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये कीटो ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया। अब आप देखेंगे इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखें, एक तो उसमें प्रेजेंट है मैथिल ग्रुप और एक प्रेजेंट है इसमें प्रोपिल ग्रुप। तो मैंने क्या किया, एक तरफ तो लगा दिया मैथिल ग्रुप लगा दिया और एक तरफ मैंने यहाँ पर जो N प्रोपिल ग्रुप है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर। अब इसको आप IUPAC नाम देंगे। तो आप जानते हैं लॉन्ग चेन सीधी, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से कीटो वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। अगर इसको आप नंबरिंग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5। लॉन्ग चेन में 5 कार्बन हैं और आप जानते हैं 5 कार्बन वाली एल्केन लिखोगे आप पेंटेन। पेंटेन का मैंने यहाँ से E हटा दिया। अब 2 नंबर पे लगा हुआ है कीटो ग्रुप, तो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऑन। तो इसका जो यहाँ पर IUPAC नाम होगा ये हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन। तो जो थर्ड है ये भी आपका यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिया गया है फोर्थ, इसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फोर्थ क्या दिया गया आपको यहाँ पर, ये है यहाँ पर एथिल और एथिल के बाद फिर लगा हुआ क्या, मैथिल और फिर लगा हुआ क्या है, कीटोन। तो जो ये कंपाउंड आपको दिया गया है सबसे पहले आप इसकी बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो कीटोन है तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर कीटो ग्रुप मैंने लगा दिया और यहाँ छोड़ दी वैलेंसी फ्री एल्किल समूह जोड़ने के लिए। अब देखिए आप यहाँ पर इसमें कौन कौन से एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हैं। एक तो प्रेजेंट है एथिल और एक है मैथिल। तो एक तरफ तो मैंने यहाँ पर एथिल ग्रुप लगा दिया CH2CH3 और एक तरफ मैंने यहाँ पर मैथिल ग्रुप लगा दिया CH3। अब इसको आप IUPAC नाम देंगे। तो पहला काम क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कीटो वाले कार्बन को मिले कम से कम। ये आप कहीं से भी करो, अगर आप इसको इस रूप में लिखते, किस रूप में, अगर आप एथिल को ग्रुप को लगाते इधर और मैथिल ग्रुप को लगाते आप इधर, तो फिक्स है ये ग्रुप जो है कीटो ग्रुप ये नंबर 2 पर ही आता।
तो इसको अगर आप नाम देना चाहें तो इसको हम सिंपली ब्यूटेनॉन भी कह सकते हैं। यानी ब्यूटेन का ई हटाकर मैंने ONE अर्थात ऑन लगा दिया मैंने यहाँ पर अनुलग्न के रूप में। अगर आप इसको एक नाम और दे सकते हो तो इसको अगर आप चाहें तो इसको आप ब्यूटेन 2 ऑन भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारा है रोज़ेनमुंड अपचयन द्वारा फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते क्यों। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो रोज़ेनमुंड अपचयन है उसकी जो केमिकल रिएक्शन है होती क्या है। तो देखिए इसकी जो रिएक्शन है यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने लिया RCOCl ले लिया, और जो ये RCOCl है इसको हम कहते हैं एल्केनॉयल क्लोराइड, या इसको हम अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं। इसका यहाँ पर कराएंगे आप अपचयन, तो यहाँ लोगे आप H सिंगल बॉन्ड H, ये लिया आपने यहाँ पर H2। और इस केमिकल रिएक्शन में जो अपचायक के रूप में आप काम में लेते हैं ये आप लेते हैं पीडी के साथ बेरियम सल्फेट को, और ये जो आप यहाँ लेंगे ये आप लेंगे बॉइलिंग जाइलीन में, उबलती हुई जाइलीन में। तो यहाँ देखिए केमिकल रिएक्शन होगी कैसे। इसका तो ये वाला Cl और इसका ये वाला H, ये आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर ये HCl को रिमूव करेगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में होगा क्या, HCl निकलेगा और बाकी जो बचा है उसको आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा RCOH। और आप जानते हैं जो ये RCOH होता है ये होता क्या है, ये है एल्डिहाइड। और इस केमिकल रिएक्शन में यानी रोज़ेनमुंड अपचयन के द्वारा आपको केवल और केवल एल्डिहाइड ही प्राप्त होते हैं। कीटोन को हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आपको बनाना है अगर फॉर्मल्डिहाइड, यानी यहाँ पर आपको बनाना क्या है, आपको यहाँ पर बनाना है HCOH, ये आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पर। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए HCOCl। और जो ये HCOCl है इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। और ये जो फॉर्मिल क्लोराइड है ये एसेंशियल होता है फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण के लिए। लेकिन जो ये फॉर्मिल क्लोराइड है ये आप ध्यान रखेंगे ये होता क्या है, ये होता है अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, यानी कमरे के ताप पर ये फॉर्मिल क्लोराइड जो होता है ये होता है अस्थाई। क्योंकि ये अनस्टेबल है इसीलिए इसका यूज करके हम इस रिएक्शन से फॉर्मल्डिहाइड को प्राप्त नहीं कर सकते। सो वी कांट प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड बाय रोज़ेनमुंड रिडक्शन बिकॉज फॉर्मिल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पर हम दो और प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहला प्रश्न क्या है कि कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाने वाली प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। जैसे कि आप जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, और आपको मैंने बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन उनकी जो प्रमुख अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं वो होती हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि जो सबसे पहला प्रश्न है उसका जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये होती क्या है, ये कार्बोनिल जो यौगिक हैं
एल्डिहाइड और कीटोन, उनकी क्या होती है, उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एल्डिहाइड और कीटोन की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या नाभिक स्नेही योगज अभिक्रिया, ये प्रमुख अभिक्रियाएं हैं जिनको एल्डिहाइड और कीटोन दर्शाते हैं, यानी कार्बोनिल यौगिक दर्शाते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, निम्न को नाभिक स्नेही योग के घटते हुए क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आंसर नंबर सेकंड के बारे में। करना क्या आपको यहाँ पर कि जो ये नाभिक स्नेही योग के प्रति अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम आपको यहां पर लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको यहां पर लिखना है। और घटते हुए ऑर्डर में हम सबसे पहले वो लिखेंगे जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो। और जैसे कि आप जानते हैं ये होता है कार्बोनिल समूह, और यहाँ ये दो वैलेंसी क्या हैं, फ्री। यहाँ पर जुड़ने वाला जो परमाणु या समूह होगा उसका आकार जितना छोटा होगा उसकी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर आप इन चारों में ध्यान से देखें तो जो ये वाला यौगिक है, अगर मैं यहाँ पर HH लगा दूं तो ये यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसकी जो रिएक्टिविटी होगी, अभिक्रियाशीलता होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी। इसकी तुलना में थोड़ी कम अगर रिएक्टिविटी अगर आप देखें तो देखिए आप यहाँ पर दो वैलेंसी फ्री हैं। अगर दोनों वैलेंसी में से एक पर तो लगा दूं मैथिल और एक पर लगा दूं H, तो मैंने यहाँ तो लगा दिया मैथिल और यहाँ लगा दिया H। अगर आप इन दोनों में तुलना करें तो यहाँ H की तुलना में मैथिल ग्रुप का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। आकार बड़ा हो गया तो इसकी क्रियाशीलता इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला देखें तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा इसका, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा C+O, और यहाँ पर क्या किया मैंने, अब दोनों जो फ्री वैलेंसी है उन दोनों पर लगाओगे आप किसको, मैथिल समूह को, तो यहाँ पर भी आ जाएगा Ca3 और यहाँ पर भी आ जाएगा कौन, Ca3। और जो ये कंपाउंड आप देख रहे हो ये है एसीटोन या प्रोपेनोन, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों जो ग्रुप हैं इसकी तुलना में इस पे यहाँ पर H लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या आ गया Ca3, तो आकार क्या हो गया, बढ़ गया। आकार बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। और लास्ट में जो आपको लेना है ये हो जाएगा, तो यहाँ लगा दिया मैंने क्या, CO, और आप यहाँ देख रहे हैं दोनों फ्री वैलेंसी में से एक पर तो लगा होगा कौन, एथिल ग्रुप C2H5, और एक पर लगा होगा यहाँ पर कौन, मैथिल ग्रुप Ca3। अगर आप इन दोनों में तुलना करें, यहाँ तो ग्रुप सेम है लेकिन यहाँ लगा हुआ है मैथिल, यहाँ पर एथिल, आकार क्या हो गया, और बड़ा हो गया, क्रियाशीलता और कम हो जाएगी। और आप देखेंगे कि इन चारों में से इन चारों के नाम क्या बताए, जो सबसे पहले वाला है फॉर्मल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, एसीटोन, और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटेनॉन, या हम कहें ब्यूटेन-2-ऑन। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो किसकी हो जाएगी, पहले वाले की, यानी फॉर्मल्डिहाइड की सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होगी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति। थोड़ी कम किसकी हो जाएगी, यहाँ पर एसीटैल्डिहाइड की हो जाएगी। थोड़ी और कम प्रोपेनॉन की यानी एसीटोन की हो जाएगी। और सबसे कम लास्ट में हो जाएगी किसकी, ब्यूटेनॉन की या ब्यूटेन-2-ऑन की। और यह हो जाएगा नाभिक स्नेही योग के प्रति अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर,
क्योंकि इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है और इसकी क्रियाशीलता सबसे कम है, और यह कहलाएगा रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर